स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का जनरल बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। ये टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी नामक पेपर से है। और इस टॉपिक में किसको पढ़ रहे हैं हम? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस, राइजोपस की कायिक संरचना कैसे होती है। इससे पहले हमने कवक विज्ञान से ईस्ट के बारे में पढ़ा है, एल्बुगो के बारे में पढ़ा है, इसका एक वर्गीकरण देखा था और उसके कवकों के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, जनन कैसे होता है, जीवन चक्र कैसा होता है इत्यादि के बारे में डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। यदि एल्बुगो, ईस्ट या अन्य किसी कवक से संबंधित आपको किसी टॉपिक को समझना है तो आप गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर अपलोड किए गए वीडियोज़ को ज़रूर देखें। प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस है। राइजोपस जिसे ब्रेड फंजाई के नाम से जाना जाता है, रोटी कवक के नाम से जाना जाता है। तो ये रोटी कवक जैसे होती क्या ये, ब्रेड के टुकड़ों को यदि गीला करके रख दें तो 2-3 दिन के बाद में उसको वाइट कलर की तंतुनुमा संरचना विकसित हो जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में फफूंद कहते हैं। वो फफूंद विकसित हो जाती है। उस फफूंद में 2 से 4 दिन के बाद ऊपरी भाग पर काले रंग की कुछ गोलाकार संरचना दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। तो वो स्ट्रक्चर हैं, वो एक पादप हैं और उस पादप को कवक कहा जाता है, जो कि मृतोपजीवी के रूप में व्यवहार करता है। तो हम आज के इस टॉपिक के माध्यम से राइजोपस होता क्या है, उसकी संरचना कैसे होती है इत्यादि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राइजोपस का पूरा जीवन चक्र पढ़ने के लिए हमने इस टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग के अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर उसके अंदर जनन की प्रक्रिया कैसे होती है को हम विस्तार से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं राइजोपस की सिस्टमेटिक पोजीशन से। सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी वर्गीकृत स्थिति के बारे में। इस जीनस का किंगडम है वो माइकोटा है। इसे सब डिवीजन यू माइकोटा में रखा गया है। इसका सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना है। क्लास जाइगोमाइसिटीज है। राइजोपस को म्यूकेरियस नामक ऑर्डर में रखा गया है, जिसकी फैमिली म्यूकेरेसी है। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑर्डर म्यूकेरेल्स और फैमिली या कुल म्यूकेरेसी। और जीनस कौन सा है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और राइजोपस है। इस विश्व में लगभग 50 प्रजातियां राइजोपस की देखने को मिलती है। इसमें से सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रजाति है वो राइजोपस स्टोलिनीफेरा है। स्टोलिनीफेरा, इस स्टोलिनीफेरा जो कि सबसे ज़्यादा ब्रेड पर विकसित होती है, उसके ऊपर उगती है, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। और रोटी फूफुंद, हिंदी में क्या कहेंगे, रोटी फूफुंद कहेंगे। और उसी स्टोलिनीफेरा के कारण ही संपूर्ण राइजोपस को रोटी कवक के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेन रूप से कौन सी स्पीसीज है? स्टोलिनीफेरा। ये राइजोपस की कई प्रजाति हैं, जैसे राइजोपस आर्टोकार्पी, राइजोपस एराइजस, राइजोपस ओराइजी, राइजोपस नोडोसस, इस प्रकार की कई प्रजातियाँ होती हैं। हमें इसमें 2 से 4 प्रजातियों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इनको पूछा जाता है कि ब्रेड मोल्ड्स का वैज्ञानिक नाम लिखो। तो राइजोपस स्टोलिनीफेरा। राइजोपस आर्टोकार्पी फ्रूट ड्रॉप डिजीज फैलाता है जैक फ्रूट में। कौन सा फ्रूट है? जैक फ्रूट। हिंदी में इसको कहता है कटहल। कटहल के अंदर कौन सा रोग फैलाता है? फ्रूट ड्रॉप, फल
पातन रोग। जबकि राइजोपस एराइजस फ्रूट रॉट रोग फैलाता है एप्पल में। फ्रूट रॉट, फल विगलन, पातन अलग चीज और विगलन धीरे धीरे गलने वाली प्रक्रिया किसमें फैलाता है? सेब के अंतर्गत। तो जैक फ्रूट और एप्पल के अंदर ये रोग फैलाते हैं, दोनों क्या है? प्लांट है। इसका मतलब राइजोपस के द्वारा प्लांट डिजीज फैलाई जाती है। अब प्लांट डिजीज कौन सी होगी? फ्रूट ड्रॉप हो सकती है, फ्रूट रॉट हो सकती है, किसी अन्य प्रकार की। राइजोपस पालतू जानवरों में, पेट एनिमल में भी रोग फैलाता है, उसको नाम देते हैं म्यूकोरोमाइकोसिस। म्यूकोरोमाइकोसिस किस में फैलाता है? पालतू जंतुओं में। इसका मतलब राइजोपस का एक तरह से ये आर्थिक महत्व है, जिसके अंतर्गत हानिकारक गतिविधियां इस राइजोपस के द्वारा संपन्न होती है। जब राइजोपस की कई प्रजातियां हानिकारक गतिविधियां निर्धारित करता तो लाभदायक भी कर सकता है। ये दोनों बातें इसलिए आर्थिक महत्व के संदर्भ में आता है। इस राइजोपस की कई प्रजातियां जैसे राइजोपस स्टोलिनिफेर के द्वारा फ्यूमेरिक एसिड और कार्टिसोन नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। राइजोपस ओराइजी के द्वारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशंस किया जाता है और राइजोपस नोडोसस के द्वारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। लैक्टिक एसिड प्राप्त किया जाता है, अल्कोहलिक पेय पदार्थ किया जाता है, फ्यूमेरिक एसिड किया जाता है। तो ये कुछ कार्बनिक अम्लों का सिंथेसिस इस राइजोपस के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, लाभदायक है, जबकि रोग फैलाने वाला हानिकारक। तो राइजोपस की 50 प्रजातियों में से कई लाभदायक भी होती है, कई हानिकारक भी होती है। इस प्रकार से हम इसका लाभदायक और हानिकारक गतिविधि साथ साथ पढ़े तो स्पीसीज भी याद हो रही है कि राइजोपस नोडोसस, मान लो पूछा जाता है कि 4 स्पीसीज लिखिए, राइजोपस नोडोसस, ओराइजी, स्टोलिनिफेरा और एराइजेस, 4 स्पीसीज होगी, प्लस इसकी आर्थिक गतिविधियां भी सम्मिलित हो जाती है। राइजोपस एक मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाला कवक है। जैसे रोटी है, ब्रेड है, वो मृत कार्बनिक पदार्थ सड़ी गली स्थानों पर पाया जाता है मुख्य रूप से, और वहीं से ही पोषण प्राप्त करता है। इसका मतलब ये पोषण की दृष्टि से देखा जाए किसको? राइजोपस को। तो राइजोपस का जो न्यूट्रिशन है वो मूल रूप से मृत कार्बनिक पदार्थ होता है। इसके लिए इसे 100% सेपेरोफाइटिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। कैसा है ये? मृतोपजीवी, केवल और केवल किससे पोषण प्राप्त करता है? मृत कार्बनिक पदार्थों से। इस राइजोपस की संरचना कैसे होती है? राइजोपस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये रोटी पर या ब्रेड पर श्वेत रुई समान तंतुल या रोमिल संरचना के रूप में दिखाई देता है। कैसा होगा? रोमिल। ब्रेड का टुकड़ा है, उसके किनारे पर इसका संपूर्ण भाग पर इस प्रकार के तंतुवत संरचना को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो ये तंतुवत संरचना वो राइजोपस होती है। इस राइजोपस को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब ये मूल रूप से 3 भागों में विभक्त होती हुई दिखाई देती है। एक होती है वो स्टोलन कहलाती है, स्टोलॉन्स, या इसको हम कहते हैं भूस्तरी। इस भूस्तरी के आधारीय भाग से नीचे की ओर जो तंतुवत संरचना निकलती है उसको नाम देते हैं मूलाभास या राइजोड्स। राइजोड्स के विपरीत, जैसे निचली सतह से राइजोड्स निकला तो इसकी ऊपरी सतह से स्टोलन के उसी भाग से कुछ ऊर्ध्ववत तंतुवत संरचना निकलती है। इनको नाम देते हैं बीजाणुधानीधर या स्पोरेंजियोफोर। इसको नाम देते हैं बीजाणुधानीधर। बीजाणुधानीधर के शीर्ष भाग पर गोलाकार संरचनाएं विकसित होती है, इसको नाम देते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मूल रूप से जनन संरचना है। राइजोपस की कायिक संरचना में कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये कवक तंतु नलिकाकार होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के कोई पट नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये कवक तंतु है जो शाखित होता है, नलिकाकार है
पट नहीं पाए जाने के कारण एक से अधिक केंद्र एक ही नलिकाकार संरचना के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको सकोशिकीय या सिनोसाइटिक हाइपी के नाम से जाना जाता है। जब कवक तंतु आपस में मिल जाता है, हाइपी आपस में मिलेंगे तो जाल बनेगा, उसको नाम क्या देंगे, जैसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी उसको नाम देंगे कवक जाल, एक माइसीलियम का निर्माण होगा। तो माइसीलियम पूर्ण रूप से ब्रांच्ड होता है, वाइट रंग होता है, तंतुवत होता है और समूह में पाया जाता है, गुच्छित अवस्था के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है। मूलाभास होते हैं वो पूर्ण रूप से शाखित होते हैं, जैसे एक से दो या दो से अधिक शाखाओं के अंदर विभक्त होते हैं। मूलाभास क्या करेंगे, ये अध स्तर से इस कवक तंतु को और माइसीलियम को जोड़े रखता है। इसके साथ साथ में ये जल तथा खनिज लवणों का उस अध स्तर से जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उससे अवशोषित करके कवक तंतु के शेष भाग को प्रदान करता है। स्टोलन या भूस्तरी होती है वो उस अध स्तर के समांतर वृद्धि करता है। कैसा करेगा, समांतर, और समांतर वृद्धि करने के साथ में शाखित हो जाता है, शाखाओं के रूप में विकसित हो जाता है। जब तक इसमें स्पोरेंजियोफोर विकसित नहीं होता तब तक सफ़ेद रुई समान जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है रोमिल, वो क्या कहलाती है, स्टोलन ही कहलाती है। इस स्टोलन से जनन क्रिया के दौरान या जनन के दौरान ऊर्ध्वाधर संरचना निकलती है जो एक से अधिक समूह में होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो इस प्रकार की 4 बीजाणुधानी दर यहाँ से विकसित हुई, 4 से अधिक बीजाणुधानियाँ फिर यहाँ से विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से समूह में बीजाणुधानी दर विकसित होती है। बीजाणुधानी दर हमेशा अशाखित होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्वतंत्र रूप से, ये स्वतंत्र रूप से, ये स्वतंत्र रूप से, ये अशाखित होती है। और इस बीजाणुधानी दर का प्रत्येक भाग फूल करके गोलाकार हो जाता है जो कि स्पोरेंजियम कहलाते हैं और इसके द्वारा स्पोर या कॉनिडियम संरचना विकसित होती है। तो ये है इसके एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। जब स्पोरेंजियम से स्पोर का निर्माण हो जाएगा, कॉनिडियम का निर्माण हो जाएगा, तो कॉनिडियम के रंग के अनुसार इस रोमिल रुई समान संरचना के ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो मुख्य रूप से कॉनिडियम काले रंग के होते हैं, तो काले रंग के डॉट डॉट संरचना दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। जब हम इसकी एक सूक्ष्मदर्शी संरचना की बात करें कि इसकी एक हाइपी होती कैसे, कवक तंतु कैसा दिखाई देता है, तो ये नलिकाकार पटिना सकोशिका दिखाई देती है जिसकी कोशिका भित्ति होती है, जैसे ये कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी होगी, काइटिन की, जो कि मूल रूप से कवक का लाक्षणिक गुण है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, काइटिन से निर्मित होती है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोसेमिन, प्यूरिन, प्रोटीन, लिपिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज लवण भी इस कवक की कोशिका भित्ति के अंतर्गत विद्यमान होते हैं। सकोशिकीय अवस्था होने के कारण इस नलिकाकार कवक तंतु में एक से अधिक केंद्रक दिखाई देते हैं जिनको न्यूक्लियाई कहते हैं या केंद्रिकाएं इसको कहा जाता है। इन केंद्रकों का निर्माण संकीर्ण विधि के द्वारा होता है। संकीर्ण का मतलब एक केंद्र की है, फिर इसके बीच से संकीर्ण उत्पन्न होता है, फलस्वरूप खांच विकसित होगी और ये खांच जब मिल जाती है तो एक भाग इधर हो जाता है, एक भाग इधर होता है। तो इस संकीर्ण विधि के द्वारा केंद्रकों का विभाजन होता है। इसके जीव द्रव्य सुविकसित प्रकार का होता है जिसमें सुविकसित प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि ये राइजोपसिक यूकैरियोटिक कोशिका को निरूपित करता है। तो इसमें सुविकसित प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटीएस प्रकार के राइबोसोम इत्यादि घटक इस जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। इसमें कई छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। छोटी छोटी रिक्तिकाएँ मिल करके बड़ी रिक्तिका का निर्माण करते हैं। इन रिक्तिकाओं में स्ट्रीमिंग मूवमेंट पाया जाता है जिसके कारण जीव द्रव्य लगातार इन तंतुल संरचनाओं में परिभ्रमण करता रहता है। तो ये एक सिंपल सा दिखने वाला कवक जो कि ब्रेड पे लगता है कि एक सामान्य संरचना या इसकी कायिक संरचना है। आपको क्या याद करना है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन याद रखनी है आपको। इसके अंदर पाई जाने वाली 3 से 4 प्रजातियों का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, प्रजातियाँ याद होनी ज़रूरी है और कायिक संरचना कैसी होती है ये पूर्ण रूप से समझना अति आवश्यक होता है।
हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे राइजोपस्म में कौन सी विधि के द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अर्थात क्या पढ़ेंगे, राइजोपस्म में होने वाला जनन। थैंक यू।